अति विशिष्ट लोग आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि ये स्कूल का स्टाफ और मैनेजमेंट मिलकर, जैसा कि कहावत है अतिथि देवो भलो अतिथि देवो भव है, हम पहले इनका स्वागत करें, क्योंकि सेशन 2 बजे तक है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हमारे स्कूल के बहुत अध्यापक समय समय पर जो भी एक्टिविटी या इस तरह की सेमिनार होती है वो अटेंड करते रहते हैं। एप्लीकेशन वाले थे, उन्होंने 2 दिन का सेमिनार किया। एक स्कूल में अच्छा स्कूल, सम्मानित स्कूल था, उसमें हमारी 2 टीचर गई थी और सुविज्ञान। मैं खुद भी अटेंड किया, मेरे साथी थे। कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन CBSE के द्वारा या डायरेक्ट डेट के द्वारा आती है वो हम अटेंड करते हैं, क्योंकि व्यक्ति मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में श्री सोमदेव जी और बोधक जीवन विद्या आप हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले स्कूल की इंचार्ज, अभी प्रिंसिपल नहीं आई है, से निवेदन करूंगा कि फूल मालाओं से उनका स्वागत करें। अभ्युदय हाँ, अभ्युदय शिक्षा संस्थान धनोरा हापुड़, जहाँ पे ये सेंटर चल रहा है। मुझे वहाँ पे आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं जा। संजीव त्यागी जी का, हमारे सुनील त्यागी जी करेंगे। त्यागी जी का स्वागत सुनील त्यागी जी करेंगे। हो सकता है कुछ इनकी रिश्तेदारी भी निकल जाए। एवरेस्ट और कभी सम्मेलन में तक बहुत सारी कमेटी हो जाती है। नया साल आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए। 2025 में हम लोग अब एंट्री कर चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है। सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और सभी तरक्की करें और संतुलन बना रहे जीवन में, खुशहाली आए। बस ऐसी ही शुभकामनाएं आप सभी के लिए मैं रमाकांत तिवारी जी, प्रधानाचार्य धामवीर से, करोगे क्या सीमा तुम ही रहोगी। उधर को सूचना देकर यहाँ पर बुलाया है। मैं सीमानी वर्मा से और रेणु से निवेदन करूंगा कि एक साल उड़ाकर हमारे आज के मुख्य शोर उड़ा करके आप जो है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, पूना से भी है, पूना से, नागपुर से। उसके बाद आप जो है दिल्ली कोई सर्विस उन्होंने थोड़े दिन किया, उनको फिर लगा कि ये काम मेरे लिए लायक नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, कि जिंदगी में कुछ और भी आवश्यकता हर सब जीवन में सबके लिए अलग अलग होती है। तो आप ये सब छोड़ करके और बस करके जंगलों में निकल गए थे। कुछ ग्रामीण विदर जी ने जो प्रयास किया, और आप लोगों को छुट्टी में यहाँ बुलाया है, लग रहा होगा आज छुट्टी में एक बार स्टाफ के लिए और क्षमा चाहेंगे, कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि आज की छुट्टी के दिन आज ही इनको भी एक ऋषि तपस्वी हुए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता। उन्होंने उनके मार्गदर्शन में मानव जाति ने जो प्रेरणा पाई है और जो भी जिस विधि से भी संस्कार मिले हैं, परिवार व्यवस्थाएं बनी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता है। साथ ही जो आज भी प्रेरणा के स्रोत और मार्गदर्शक हमारे बने हुए हैं,
जिनसे हमें कुछ ना कुछ हमेशा निरंतर सीखने का अवसर मिलता रहता है। I welcome all the honored and respected members of this session. We are very pleased to have you today here. As we all know that Shri Somdev ji, who is an inspiration to us because because he is a person who tell us about our life. How can we live our life in different ways? I will tell you after this session there is a life-changing experience which we are going to have now. Now we should not waste our time. Now it's up to Sir. Thank you. शर्मा जी, शामवीर जी और संजीव भाई और हमारे अन्य सभी भाई और सभी बहनें, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ। देखिए हर साल एक नया साल आता है और नव वर्ष तो तभी है जब सोचने का तरीका बदले, जिंदगी को देखने का तरीका बदले। नहीं तो हर दिन वही है, कभी कभी उससे भी खराब हो जाता है। एक सुखद अवसर है कि आज साल के पहले ही दिन में, और मैंने हाँ भी इसलिए किया कि मेरा घर है। तो अभी कुछ दिन पहले ही घर यहाँ से बेचा है। खैर मैं तो बहुत साल पहले बाहर चला गया, पर ये मेरी बचपन की गलियाँ हैं। तो शामवीर जी ने जब कहा कि शशि पब्लिक स्कूल, नाम सुना है बचपन से, कभी ऐसे अंदर आना नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो अपने घर में ही जा रहे हैं तो अपने घर का तो ऋण है, वो तो पूरा करना ही चाहिए। संदर्भ में थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं ताकि हम जो बात करने जा रहे हैं, देखिए एक तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं। कहीं जाएंगे, बोलेंगे, एक लिफाफा मिलेगा और अगली बार कुछ और बड़ा लिफाफा मिलेगा, तो ये हमारे लिए आजीविका का स्रोत है। हम और हमारे जैसे बहुत सारे मित्र देश भर में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, IIT, IIM या और कोई, जिनको भी हम संसार में सफलता मानते हैं, कुछ अच्छा मानते हैं, वो सब करके और जिंदगी का खालीपन दें। मुझको लगता है कि यदि दो चीजें हैं, पैसे की मजबूरी ना हो और खालीपन को भरने का कोई तरीका आदमी के पास, तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो नौकरी नहीं करेंगे। पैसे की मजबूरी भी ना हो और खाली रहेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि काम करना बहुत आसान है, खाली रहना ज्यादा मुश्किल काम है। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं करना है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि काम क्यों करना है। हम सबके तो पैसे से हमने परिवार के सम्मान को भी देखा है और पैसे से हमने सफलता को भी आंका है। 89 का मेरा इंजीनियरिंग पास आउट है। 3 साल मैंने नेल्को टाटा, अमेरिकन एम्बेसी वगैरह में जॉब किया है और हापुड़ के पास हमारा गांव। तो हमने बचपन से देखा कि गांव से दाल चावल आ जाता था। दिल्ली में अपना घर का मकान यहीं शांति बिल्डिंग गली नंबर 2 में है। तो बचपन से कभी ये नहीं सोचा कि खाने पीने के लिए भी, खाना पीना भी कोई मजबूरियां हो। एक किसान के बेटे को इस बात का रिस्क कभी नहीं होता है कि छत और 2 रोटी नहीं मिले। जिन्होंने सदियों से रास्ता दिखाया है उन्हीं को सब लोग पढ़ते हैं। गांधी जी को पढ़ के मेरे मन में एक तो हमने बचपन से अपना गांव देखा था, और जब भी हम बचपन से, हम तो शहरों में पापा जॉब करते थे, तो हम गांव की छुट्टियों में साल भर इंतजार किया करते थे छुट्टियों, और जब छुट्टियां आएंगी तो गांव जाना है। और 2 महीने वो गांव में जो बिताते थे उनकी यादें हमेशा बनी रहती। तो एक तो गांधी जी को पढ़ सके, फिर से वो गांव की यादें हरी हो गई। गांव में कुछ नौकरी में तो दिख गया था 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, और मैं किसान का बेटा हूं, 2 वक्त की रोटी मेरे लिए समस्या नहीं। गांधी जी को पढ़ के आया कि 2 बातें मन में अटक गई कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी। उसके बाद ये समझ में नहीं आया कि जिंदगी क्या है।
तो ये तो समझ में आ गया कि 2 वक्त की रोटी कमाना जिंदगी नहीं। फिर जिंदगी क्या है? तो गांधी जी को पढ़ के गांवों को अच्छा बनाना है और झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना। अब झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, उसके बाद ना नौकरी हो सकी ना व्यापार हो सके। और फाइनली मैं 92 से लेके 94-5 तक करीब 2.5-3 साल दिल्ली के सारे डिपार्टमेंट से झगड़ा करता रहा, क्योंकि पैसा अपने को देना नहीं था और बिना पैसा दिए कोई काम होता नहीं। और एक दिन फाइनली ये समझ में आया कि नीचे से ऊपर तक की चेन है और इस चेन में अपनी दाल नहीं गलेगी और मैं कंप्रोमाइज कर नहीं पाऊंगा, तो किसी ऐसी जगह चला जाए जहां सरकार ना होती। तो जो आदरणीय शामवीर जी ने आपको संदर्भ दिया बस्तर का, आदिवासियों का, तो किसी एक कॉन्टेक्ट से मेरे को ऐसा संपर्क में आया कि बस्तर है और बस्तर में आदिवासी रहते हैं, आज भी जंगल में रहते हैं, आज भी नंगे रहते हैं, आज भी खेती नहीं करते हैं, वनोपज पे ही जीवित रहते हैं। और इंटीरियर में जाएंगे तो वहाँ सरकार नाम की चीज भी नहीं है, नक्सलियों का राज होता है, नक्सली की गवर्नमेंट चलती है। मगर नक्सलियों से तो अपनी बन जाए, सरकार से नहीं बनेगी। तो ऐसा सोच के मैं 95 में अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके बस्तर चला गया और आज तक मेरा परिवार उधर ही है। उन्हीं जंगलों में एक ऐसे महापुरुष से मुलाकात हो गई। मैं तो कभी सोच के वापस ऐसा नहीं गया था कि कभी वापस इस मेन स्ट्रीम में कभी वापस लौटूंगा, लेकिन उस महापुरुष से जहां साइंस आके रुकती है वहां से वो शुरू होते हैं, जहां धर्म और अध्यात्म आके रुकता है वहां से वो शुरू होते हैं। और उनको समझ के पहली बार ये समझ में आया, इस आम आदमी को समझाने की उतनी जरूरत नहीं है जितना हमारे समाज का जो इलीट मास, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो लीडिंग व्यापारी कम्युनिटी है, समाज को लीड करने वाला वर्ग ही भटका हुआ है। तो ये जो ढांचे बनाएगा उसमें सबको भटकने की ही राह दे। तो वहां से उसका सॉल्यूशन पकड़ में आया और एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, फिर से एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। सन 2000 से फिर हमने लगभग एक संयोग बना, IIT दिल्ली से लेके तमाम IITs के साथ में इस काम को किया। आज जो मैं बात आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये AICT के माध्यम से देश भर के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के नाम से, तो बेसिकली ये मध्यस्थ दर्शन है, जीवन विद्या है। 2500 साल पहले जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन आया, उसके बाद से हमारे देश में कोई नया दर्शन नहीं। तो लगभग ये 1970 में अमरकंटक में श्रद्धेय श्री नागराज जी, उनके माध्यम से एक और दर्शन आया जिसको कि मध्यस्थ दर्शन कहा, जिसकी परिचयात्मक प्रस्तुति को हम जीवन विद्या बोलते हैं। होने में लगता है लगभग आदमी 60 साल की एज में रिटायर होता है, तो पैदा होने से लेकर 30 साल तो उसको तैयार होने में लग गया, अगला 30 साल 35 साल उसने डिलीवर किया, उसके बाद जिंदगी की शाम हो गई। एक कार को बनने में 7 दिन लगता है, करीब 15 साल सेवा देती है, और दिल्ली के बाहर है तो 20 साल भी देती है। लेकिन आदमी एक ऐसी मशीन है, सबसे महंगी मशीन है, जिसको तैयार होने में भी 30 साल लगता है और 30 साल ही लगभग डिलीवर करती है। तुमने कहा कि हम जिंदगी को 2 भाग में देख सकते हैं, एक भाग में उसका तैयार होना है, एक भाग में उसका डिलीवर होना है। तैयार होने वाले भाग को शिक्षा बोलते हैं और डिलीवर करने वाले भाग को व्यवस्था बोलते हैं। व्यवस्था का मतलब है कि हम एक पॉलिटिकल सिस्टम में जीते हैं जिसके तमाम डिपार्टमेंट्स और सरकारी मशीनरी के माध्यम से फाइनली वो इंप्लीमेंट होता है। अब मैं आपको एक घटना सुनाता है, ये एक सच्चाई। आप महापुरुष हैं तो भी मरेगा, अपराधी हैं तो भी मरेगा, ये एक सच्चाई। और प्रकृति का नियम अपने तरीके से काम करता है। तो मैं ये घटना इसलिए आपको सुना रहा हूं कि जब हम एजुकेशन में बात कर रहे हैं तो हम कहाँ खड़े हैं और जिंदगी कहाँ खड़ी है, और आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम क्या कर रहे हैं और फाइनली क्या भोग रहे हैं। मैं इसको पूरा करता हूं फिर बात। तो फाइनली ये हुआ कि वो उसका दिल टूट गया। संयोग ऐसा हुआ कि उस समय किसी पत्रकार ने उस इश्यू को अखबारों में उठा दिया और नेशनल मीडिया में ये पूरा मसला उठा
और मजबूरन मुख्यमंत्री को उस चीफ सेक्रेटरी को वापस करना पड़ा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत करके आईएएस से ज्यादा क्या बना दोगे? आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाओगे तो आईआईटी और आईएएस से ज्यादा क्या कर डालोगे? और मोर देन 95% हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट। ठीक, इसका ये मतलब हुआ। और यदि रिलेशनशिप की बात करेंगे तो मामला बहुत आर पार है। जितना धन और पद बढ़ता गया उतना आदमी के साथ जीने का भरोसा बढ़ा कि घटा? ठीक हो गया। संयोग से दिनक शिविर करता रहा। कुछ ऐसा संयोग रहा कि गडकरी जी के पीए उस शिविर में आ गए, और संयोग था कि उनका जो चारों के नागपुर में रहते हैं, उनकी तरफ से रात को फोन आया कि वो मिलना चाहते हैं। और 9 से 12 एक दिन रात को मैं उनके यहाँ बैठा, हम 2 ही लोग थे। मेरे मन में कुछ प्रश्न थे, तो मेरे को लगा कि इससे बढ़िया आदमी नहीं मिला। तो पहला प्रश्न ये था, हो सकता है कभी आपके मन में भी उठा हो, कि हमारा पूरा लोकतंत्र वोट पे चलता है। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के वोट की कीमत और एक मजदूर रिक्शा वाला की वोट की कीमत समान है, एक ही। तो मैंने उनको ये पूछा कि ये वोट बिकेगा नहीं, ये वोट पोलराइज नहीं होगा, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी शराब के नाम पे। ये कैसे माना गया कि वोट देते समय आदमी गलती नहीं करेगा? इस सिस्टम को कैसे स्वीकारा गया? क्या लगता है? कभी ये क्वेश्चन आपके ध्यान में आया? नहीं, जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत? सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, ज्यादा पैसे वाली जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं? क्यों नहीं आते हैं ये फंडामेंटल सवाल? भाई वो आखिर वोट देने से ही एक आदमी मिनिस्टर बनेगा, पीएम बनेगा, सीएम बनेगा। और यदि उसको अक्ल नहीं है तो पूरे समाज को, आपकी जिंदगी को कहां लेके जाएगा? आखिर आपकी जिंदगी को वो चला रहा है ना, आप नहीं चला रहे। तो बोबड़े जी ने जवाब दिया, बोले ये सारा संविधान कट पेस्ट है, इसमें से कुछ नहीं निकले। ये एक मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार का जवाब है, इसमें मैं कुछ भी नहीं जोड़ रहा। अब उन्होंने क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। मेरे मन में एक और क्वेश्चन था, मैंने कहा एक निपट गया, दूसरा और निपटा ले। तो मैंने उनको कहा कि हमारे संविधान की मूल भावना, आप सब लोग पढ़ाते हो, इंडेक्स के पहले संविधान का प्रीएम्बल रखा है। क्या बोलता है संविधान? वी द पीपल ऑफ इंडिया नंबर तो पूरे आए, निकलेगा कुछ नहीं। तो अभी तक हमने ये किया है कि एग्जाम में तो पास हो गए, जिंदगी में फेल हो गए। एग्जाम में फेल हो जाते चलता। आज मेरे 9th क्लास में मैं फेल हो गया था, क्या फर्क पड़ता? मैं 12th क्लास में पेपर भी रुक गया था तो क्या फर्क पड़ता है? दोबारा दे दिया, पास हो गया। लेकिन जिंदगी का एग्जाम तो हर दिन देता हूं ना। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो। ठीक हो? अरे आप एग्जाम जैसा मत करो, रीड है कि नहीं? क्या बोला? ये इलेक्शन का मैकेनिज्म हमारे समाज पे सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि जब एक व्यक्ति वोट को पोलराइज कर लेता है, एग्जाम इलेक्शन के पहले आजकल 2000 तक वोट की कीमत चली गई, और कहीं 2-4 से ऊपर भी चली जाए, और तमाम तरह का। और ये जो कुछ पहले दिया जाता है ये भी वोट ही, ये भी एडवांस पेमेंट हो गया ना। फिर चाहे आप जो भी आज फ्री वीज की हम जो भी बात करें, और सबकी मजबूरी है, क्योंकि वोट लेना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फाइनली ये हुआ कि यदि हम 5 साल, बोले कैसे? मैंने क्या बोला कि हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत है। तो 5 साल में 3 इलेक्शन होता है, पार्षद का, एमएलए का, एमपी का।
जितना टिकट लेने में एक आदमी खर्चा करता है और फिर जितना इलेक्शन जीतने में खर्चा होता है, कोई हारे या जीते खर्चा तो सारा हो रहा है। तो कोई हारे या जीते जितना ये खर्चा होता है, एक बार मैंने किसी को बोल के जुड़वाया, एक सीए आए थे शिविर में, तो थोड़ा सा उनका रुचि भी था, इसका और चला जाएगा पूरे देश की जीडीपी। ये बढ़िया बात है। तो पूरे देश की जीडीपी का यदि 20-25% या प्लस माइनस जो भी होगा, क्योंकि डेटा अपने पास एक्चुअल नहीं है, लेकिन कोई मेहनत करेगा तो निकल भी जाएगा। यदि इतना पैसा खर्चा होता है तो जो भी सरकार जीत के आएगी पुराने की वसूली करेगी, और जिन भी लोगों ने पैसा दिया है वो पॉलिसी को चेंज करा के अपना व्यापार सेट करेंगे, और अगले इलेक्शन के लिए फिर वसूली का काम शुरू होगा। तो सारी सरकार इलेक्शन के लिए वसूली का मैकेनिज्म है। ये देश के साथ में आर्थिक न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? देखोगे, शहर में तो कोई रिश्ते होते नहीं, गांव में तो पता चला कि अधिकांश लोग पीछे किसी एक बाप की औलाद, और सदियों सदियों के रिश्ते हैं। अब 5 साल है, उन्हीं में से लोगों को प्रधान बनना है, और सारे शराब में कोई मैं हरियाणा में शिविर कर रहा था, तो सरपंच के इलेक्शन में 1 करोड़ रुपए आदमी खर्च कर रहा है। यदि इतनी दारू सरपंच के इलेक्शन में और पैसा खर्चा होगा, इतने लोग आपस में, उसी गांव के लोग एक दूसरे के विरोध में खड़ा होंगे, तो गांव के रिश्ते बचेंगे कि तार तार होंगे? तो इलेक्शन तो चला गया, लेकिन जो घाव इलेक्शन से मिले वो तब तक पूरे नहीं हुए, तब तक अगला इलेक्शन आ गया। चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, इलेक्शन तो सारे ही होंगे। तो ये समाज के साथ में सामाजिक न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? बोले अन्याय हुआ। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि समाज का टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है, जिससे कि समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाए। किसी भी सरकार का फोकस अगला इलेक्शन जीतने पे है कि जिनके लिए जीत के आए उनके लिए काम करने पे? अगला इलेक्शन के लिए हो गया, क्योंकि का रुचि भी नहीं है, योग्यता भी नहीं। अब एक व्यक्ति यदि इलेक्शन में जीत के एजुकेशन मिनिस्टर बन गया या लॉ मिनिस्टर बन गया, लॉ की उसकी कोई समझ नहीं है, तो क्या वो बैठ के डिलीवर कर पाएगा? इन सारी बातों को आप देखोगे तो इससे ये समझ में आया कि, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा ये पीआईएल लग सकती है कि नहीं लग सकती? तो अब जज साहब से बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश बोले पीआईएल तो वैलिड है, थोड़ा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, निकलेगा कुछ नहीं। बोले वो कैसे? मैं बोला ना भी निकले, देश में डिबेट तो शुरू हो कि हमारी प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, हमारी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इलेक्शन का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में हम में से कोई भी जाएगा तो इसको वही करना पड़ेगा जो वहां होता है। क्योंकि यदि एक एमपी का मतलब है 20 लाख लोग, एक एमएलए का मतलब है 5 लाख लोगों से वोट लेना, एक व्यक्ति, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 20 लाख लोगों से मिल सके? क्या 20 लाख लोगों के लिए संभव है कि वो एक व्यक्ति को पहचान पाए? तो ये इतनी बड़ी नंबर है, इतना बड़ा रेशो है, जिसमें कि व्यावहारिक रूप में कुछ घटित हो नहीं सकता। बदल रही है, जितना तेजी से परिवेश बदल रहा है, ना हम बदले, ना हमारी एजुकेशन बदली, ना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बदला, हम सुसाइडल हैं। आज लगभग आप देख लीजिए, एक परिवार हमारा वो है जिसको हम दुनिया को दिखाते हैं, एक परिवार वो है जिसको हम जानते हैं। हर घर में 2 परिवार, एक जिंदगी वो है जो हम दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं, एक जिंदगी वो है जो मैं जानता हूं, मेरे अंदर क्या गुजरता है इसको मैं जानता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये दोहरे जिंदगी जी के क्या बच्चों को संस्कार दे पाएंगे? क्या आपके घर के बच्चे को नहीं पता है आप घर में क्या बातें करते हो? क्या आपके बच्चे को नहीं दिख रहा है कि घर में किस तरह की बातें हो रही हैं, कौन आ जा रहा है, कैसे आपका उठना बैठना है? तो ना आप बच्चों को धोखा दे सकते हो, ना आप अपने आप को धोखा दे सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी में हाथ में क्या आया वो पता 60 के बाद चलता, क्योंकि 60 के बाद शरीर साथ देगा नहीं, बहुत सारा शरीर का जलवा चला गया, पत्नी से तो पहले से ही बात नहीं होती है, बच्चे पहले से ही फुर करके उड़ चुके होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि जिंदगी में हाथ क्या है। तो मैं आज जो आपके सामने बात कहना चाहता हूँ, भौतिक आवश्यकता है बेसिकली शरीर के लिए, भावनात्मक आवश्यकताएं मन के लिए। भौतिक आवश्यकता शरीर को मिल जाए तो शरीर का जिंदा रहना होता है,
आवश्यकताएं मन की पूरी हो जाए तो जीना होगा। एक पार्ट है कि हम जिंदा हैं, शरीर जिंदा रहना, मेरा खुश रहना जरूर, मेरी स्टेट ऑफ माइंड। कितना पैसा होने से, हाँ, कितना पैसा होने से, कितना बड़ा पद होने से पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। कितना पैसा होने से बच्चे हमेशा आपका सम्मान करेंगे। इतना पद और पैसा होने के बाद में आपके भीतर कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं होगी। ठीक, ये जो माइंडसेट है, जब तक ये माइंडसेट ठीक नहीं होगा, क्या हमारी खुद की जिंदगी चलेगी, क्या हमारी शादियां चलेंगी, बच्चे को क्या दे देंगे, समाज को क्या दे देंगे, तो उनके संबंध कैसे होंगे। जब उनके और उनके बच्चों का टाइम आएगा, 2018 का अमेरिका का डेटा है कि अमेरिका की 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हुए। 2018 का डेटा है, अमेरिका के 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हुए हैं। अभी 20 साल बाद और 40 साल बाद क्या हो रहा होगा, पूरा देश ही विदाउट मैरिज पैदा हो रहा होगा। भारत में भी तब तक काफी विकास हो चुका होगा, क्योंकि बेसिकली अब लोग मैरिज करने से डर रहे हैं। डर फ्रीडम का भी है, डर फ्रीडम का भी है, डर तमाम तरह का, कल शादी होगी, डिवोर्स होगा तो पंगा होगा, उसका भी है ना। और डर इस बात का भी है, जब मैं पहले 6 अफेयर करके आया हूं तो सामने वाले के 6 नहीं रहे होंगे। भरोसा नहीं कर पा रहा है कि जिंदगी भर भी साथ चला जा सकता है। कभी ये बात हमको मजाक लगती थी, कभी फॉरेन से पहले कुछ लोग हमारे पास आया करते थे कुछ साल पहले,